हेलो गाइस। तो हम लोग देख रहे हैं हिस्ट्री की एनसीईआरटी और हम देख रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर 7। हमने आधा देखा था, अब उसका आगे देखेंगे। वो जनजातियों से रिलेटेड चैप्टर है। तो देखते हैं, कई पशुचारी जनजातियां मवेशी और घोड़ों जैसे जानवरों को पालने पोसे और संपन्न लोगों के हाथ उसे बेचने का काम करती थी। तो देखिए, जो पशुचारी जनजातियां थी, मतलब जो जानवर रखती थी, ठीक है। तो वो इनको पालने, मतलब घोड़े मवेशी इनको पालती थी और उन्हें संपन्न लोगों को बेचती थी। छोटे मोटे फेरी वालों की विभिन्न जातियां भी एक गांव से दूसरे गांव भ्रमण करती थी। तो ये बता रहे कि जनजातियां अपनी ज़िंदगी कैसे जीती थी, ठीक है। तो वो एक गांव से दूसरे गांव पे जाती थी। ये लोग रस्सी, सरकंडों की चीज़ें, फूल की चटाई और मोटे बोरे जैसे माल बेचने के काम करते थे। तो ये सब फूल की चटाई सब बेचते थे। अ, ठीक है। ये लोग मोटे बोरे जैसे माल बनाते और बेचते थे। तो ये सारे ये काम करते थे। कभी कभी भिक्षुक लोग भी घुमंतु सौदागर का काम करते थे। तो जो भिक्षुक होते थे वो भी क्या है, ऐसा काम करते थे। नर्तकों, गायकों और अन्य तमाशबीनों की भी जातियां थी। अब देखिए, कई लोग ऐसे गाते बजाते जाते हैं, तो इनकी भी जातियां थी जो विभिन्न नगरों और गांवों में कमाई के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करती थी। चित्र 4 में दिया है, कांस्य मगरमच्छ कुटिया गोंड जनजाति उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा का है कांस्य मगरमच्छ गोंड जनजाति का। अब बदलता समाज, नई जातियां और श्रेणियां। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की जरूरतें बढ़ती गई, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगी। अब देखिए, जैसे आगे पहले तो चार वर्ण, लेकिन आगे क्या है, उनके बीच भी छोटी छोटी अन्य जातियां आने लगी। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच नई जातियां सामने आई। दूसरी ओर कई जनजातियों सामाजिक समूह को जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया। तो कई जनजातियों को उसमें शामिल किया गया, उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया। विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पियों, सुनार, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्री को भी ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई। अब नहीं कहते सुनार है, लोहार है, बढ़ई है, तो इनको भी एक जाति के रूप में मान्यता मिल गई। वर्ण की बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बनी। जाति पर विचार विमर्श। वर्तमान तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली ताल्लुक में स्थित उय्याकुंडन उदयार के 12वीं शताब्दी के अभिलेखों में ब्राह्मणों की एक सभा के विचार विमर्श का वर्णन मिलता है। तो एक सभा के विचार विमर्श के बारे में बताया गया। वे रथकारों, शाब्दिक अर्थ रथ बनाने वाले लोग की सामाजिक स्थिति पर विचार विमर्श कर रहे थे। उन्होंने इस जाति के कामकाज तय किए, जिनमें वास्तुकला, रथों, गाड़ियों का निर्माण, मंदिरों द्वारा बनाना, मूर्तियां स्थापित करना, बलि के लिए लकड़ियों से बने साज सामान तैयार करना, मंडप बनाना और राजा के लिए चेयर बनाना शामिल थे, ठीक है। तो ये सब वो बताया गया। इसके बाद देखते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उस पर हम जाते हैं। देखिए 11वीं और 12वीं सदी तक आते आते क्षत्रियों के बीच नए राजपूत गोत्रों की ताकत में काफ़ी इजाफा हुआ। तो 11वीं और 12वीं सदी जब आई तो क्या हुआ, नए राजपूत गोत्र सामने आए। वे हूण, चंदेल, चालुक और कुछ दूसरी वंश परंपराओं से आते थे, जैसे हूण, चंदेल, चालुक, ये सब आए। इनमें से कुछ पहले जनजातियों में आते थे और बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए। तो एकदम से नई जातियाँ कैसे बनी, मतलब ये पहले जनजाति थे, बाद में इनमें कुछ लोग राजपूत मान लिए गए। धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली, विशेषतः कृषि वाले क्षेत्रों में। तो ये मतलब काफ़ी शक्तिशाली हुए। इन्होंने जो पुराने शासक थे उनकी भी जगह ली। यहाँ कई तरह के परिवर्तन हो रहे थे और शासकों ने शक्तिशाली राज्यों के निर्माण में अपनी संपदा का इस्तेमाल किया। तो देखिए क्या हुआ कि मतलब कैसे कैसे जनजातियों में चेंज आया। अभी कभी जनजातियों पे क्वेश्चन आ जाए तो आप ये सब चीज़ें लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए, शासकों के रूप में राजपूत गोत्रों के उदय के उदाहरण का जनजातीय लोगों ने अनुसरण किया। धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातियां जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई। तो मतलब जनजातियों ने देखा, जैसे राजपूत थे वो जनजाति थे, कुछ तो, और वो बाद में कितने शक्तिशाली हुए, तो उनको देख के ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातियां थी वो बाद में जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई। लेकिन केवल प्रमुख जनजातीय परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो पाए। लेकिन कुछ ही जो जनजातीय परिवार थे वो ही शासक वर्ग में शामिल है। उनकी बहुसंख्यक आबादी समाज की छोटी जातियों में ही जगह बना पाई। तो ज़्यादातर ये छोटी जातियों में ही रह पाए, ज़्यादातर संख्या में। दूसरी तरफ पंजाब, सिंध, उत्तर पश्चिम सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफ़ी पहले इस्लाम को अपना लिया था। तो जो पंजाब, सिंध, ये इस वाली जगह थी, यहाँ पे जो शक्तिशाली जनजातियाँ थी उन्होंने पहले इस्लाम को अपना लिया था। वे जाति व्यवस्था को नकारते रहे। तो मतलब कि उन्हें पसंद नहीं है जाति व्यवस्था। सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं की गई, ठीक है। तो ये जो गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था थी वो इन जगहों पर स्वीकार नहीं की गई। राज्यों की उत्पत्ति जनजातीय लोगों के बीच हुए सामाजिक बदलाव से
गहराई से संबंधित है। हमारे इतिहास के इस महत्वपूर्ण किस्से को दो उदाहरण नीचे उल्लिखित है। तो देखिए कैसे राज्यों की उत्पत्ति जो है वो जनजातीय लोगों के बीच हुए सामाजिक बदलाव से संबंधित है, ये बता रहे हैं। अब पहले देखते हैं चित्र 5, एक गोंड महिला का चित्र है। स्थानांतरीय कृषि क्या होती है? देखिए, किसी वन प्रांत में पेड़ों की और झाड़ियों को पहले काटा और जलाया जाता है, उसकी राख में ही फसल बो दी जाती है। जब ये जमीन अपनी उर्वरता खो देती है तब जमीन का दूसरा टुकड़ा साफ किया जाता है और इसी तरह से फसल उगाई जाती है। मतलब क्या होता है, पहले जैसे जंगल है तो एक जगह जला देंगे, ठीक है, फिर उधर पे खेती कर लेंगे, फिर जब वो जमीन अच्छी उर्वरक नहीं रह जाएगी तो दूसरी जमीन वैसे ही काटेंगे जलाएंगे, ये होता है। नज़दीक से एक नज़र, गोंड देखिए, इंपॉर्टेंट जो जनजाति है वो आपको उनके बारे में जानना है। गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। तो गोंड लोग थे वो गोंडवाना जो था वन प्रदेश उसमें रहते थे। वे स्थानांतरीय कृषि अर्थात जगह जगह बदल बदल कर खेती करते थे। तो गोंड लोग जो थे वो स्थानांतरीय कृषि करते थे, ये बताया। एक जगह पेड़ों को काटा जलाया, एग्रीकल्चर किया, फिर जब वो अनुर्वरक हो गया तो फिर आगे जाके दोबारा से दूसरी जगह पे ये काम किया। विशाल गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी। तो ये कई कुलों में बटे थे, प्रत्येक कुल का अपना राजा और राय होता था, ठीक है, राजा को राय भी बोलते हैं। तो इनका अपना राजा होता था। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी उसी समय कुछ बड़े गोंड राज छोटे गोंड सरदारों पर हावी होने लगे। मतलब कुछ जो थे वो शक्तिशाली होने लगे। अकबर के शासनकाल के एक इतिहास अकबरनामा में उल्लिखित है कि गंड कटक्का के गोंड राज्य में 70,000 गांव थे। इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी, मतलब शक्ति जो थी वो सेंट्रलाइज हो रही थी। उनकी प्रशासनिक व्यवस्था सेंट्रलाइज हो रही थी एक जगह। राजगढ़ों में विभाजित थे, जो राज थे वो गढ़ों में बटे हुए थे। हर गढ़ किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में था। तो जो मतलब जो राज था वो गढ़ में बटा था और जो जितने भी गढ़ थे वो एक गोंड कुल के नियंत्रण में थे। कुल मतलब जो उनका फैमिली पूरी रहती है। ये पुनः 84 गांवों की इकाइयों में विभाजित होते थे, ठीक है, जिसे 84 कहा जाता था। तो 84 गांवों की इकाई में बटे हुए थे। 84 का उपविभाजन बरहोतों में होता था जो 12-12 गांवों में मिलाकर बनते थे। तो देखिए जो ये बता रहे हैं यहाँ पर कि जो गढ़ थे, ठीक है, जो गढ़ भी क्या है 84 गांवों की इकाई थे में बटे हुए थे, जिसे 84 कहते थे। और 84 भी बरहोतों में बटे होते थे जो 12-12 गांवों को मिलाकर बनते थे। बड़े राज्यों के उदय ने गोंड समाज के चरित्र को बदल डाला। उनका मूलतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। देखिए जैसे जैसे मतलब लोगों पे पैसा आता है, सब आता है, तो असमानता भी बढ़ती जाती है, शक्ति आती है। तो यही बता रहे हैं कि पहले बराबरी वाला समाज था लेकिन धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में बट गया। ब्राह्मण लोगों ने गोंड राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की और अधिक प्रभावशाली बन गए। तो ब्राह्मण लोग को क्या है, इन गोंड राजाओं से भूमि मिली, ठीक है। गोंड सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई। अब वो भी राजपूत के रूप में मान्यता चाहते थे, इसलिए गढ़ कटंका के गोंड राजा अमन दास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। तो जो गढ़ कटंगा थी वहाँ के जो गोंड राजा थे अमन दास, उनने क्या है संग्राम शाह की उपाधि धारण की। उनके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालबाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। अब आप देख रहे हैं कि सूबा सीमा देख रहे हैं, ठीक है, और जो डॉट डॉट है वो सरकार है। अब यहाँ पे देख सकते हैं भाई बहुत सारी जगह दी है, बाइरोगढ़, चौरागढ़, ठीक है, गोंडवाना क्षेत्र में। नर्मदा नदी आपको दिख रही है, मांडला, बंडोलगढ़, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको दिख रही हैं। गोंडवाना का मानचित्र है ये हमारा। इसके बाद देखते हैं ये बताया गया कि जो अमनदास थे राजा उन गोंड, ठीक है, उनके पुत्र थे दलपत। उसने क्या है महोबा के जो चंदेल राजपूत राजा थे सालबाहन, उनकी पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। दलपत की मृत्यु कम उम्र में ही हो गई। रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी, ठीक है, उनकी दलपत थे वो कम एज में ही वो चले गए। उनकी जो रानी थी दुर्गावती वो बहुत ही मतलब योग्य थी और उसके अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली। तो उसने अपने जो 5 साल का बेटा था वीर नारायण के नाम पर शासन चलाया उसने, ठीक है। उसके समय में राज का और अधिक विस्तार हुआ, राज और अधिक बढ़ा। 1565 में आसिफ खां के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़ कटंका पर हमला किया। तो क्या है आगे क्या है, आसिफ खां के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने इस जगह पर हमला किया। रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामने किया। उनकी हार और उनके समर्पण करने के बजाय मर जाना बेहतर समझा। उनका पुत्र भी तुरंत बाद लड़ता हुआ मारा गया, ठीक है। तो देखिए उन्होंने मतलब समर्पण नहीं किया, मतलब उन्हें मरना बेहतर समझा। एक नकाशीदार दरवाजा गोंड जनजाति बस्तर क्षेत्र मध्य प्रदेश का है, आप देख सकते हैं चित्र दिया है।
गढ़कटक एक समृद्ध राज था। इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उनका निर्यात करने के व्यापार में खास धन कमाया। तो गढ़कटक का जो है वो एक बहुत समृद्ध राज था। तो इसने क्या है, हाथियों को ये मतलब निर्यात करते थे। ठीक है, जब मुगलों ने गोंडों को हराया तो उन्होंने लूट में बेशकीमती सिक्के और हाथी बहुतायत में हथिया लिए। तो जब उन्हें हराया तो वहाँ से क्या है, बहुत सारे सिक्के मुगलों ने और हाथी ले लिए। उन्होंने राज का एक भाग अपने कब्जे में ले लिया और शेष वीर नारायण के चाचा चंद्र शाह को दे दिया। तो राज का उन्होंने पूरा एक भाग खुद ले लिया और क्या है, शेष भाग जो वीर नारायण के चाचा थे चंद्र शाह को दे दिया। गढ़गठंका के पतन के बावजूद गोंड राज कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन वे काफ़ी कमज़ोर हो गए और बाद में अधिक शक्तिशाली बुंदेलों और मराठों के खिलाफ उनके संघर्ष असफल रहे। बाद में ये कमज़ोर हो गए। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं अहोम की। अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे। जो अहोम लोग थे वो म्यांमार से आए थे और 13वीं सदी में जो ब्रह्मपुत्र घाटी थी उसमें रहने लगे। उन्होंने भूया भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की। जो भूया थे वहाँ पे, जो भूस्वामी लोग थे, उनका दमन करके एक नए राज्य की स्थापना की हम लोगों ने। 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चुटिया 1523 और कोचहाव 1581 के राज्यों को अपने दौर में मिला लिया। तो इन्होंने क्या है, 16वीं सदी में चुटिया और कोचहाव थे, उनके राज्यों को मिला लिया। इन्होंने कई अन्य जनजातियों को भी अधीन कर लिया अहोम ने। ठीक है, अहोमों ने एक बड़ा राज्य बनाया। इसके लिए 1530 के दशक में ही इन्होंने इतने वर्षों पहले अग्नि शास्त्रों का इस्तेमाल किया। तो अहोम जो थे उन्होंने एक बड़ा राज्य बनाया और 1530 के दशक में इन्होंने क्या है, अग्नि अस्त्रों का इस्तेमाल किया। 1660 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए। ठीक है, तो मतलब अग्नेस्त्र, बारूद, तो वो इन सब का भी उन्होंने इस्तेमाल किया। पूर्वी भारत की जनजातियों का एक मानचित्र है, वो हम देख सकते हैं। आपको दिख रहा होगा कोच, गारो, खासी, जयंतिया, काचारिज, अहोम बीच में दिख रहे हैं, डलफास, मिरिस, चुटिया, नागा जनजाति आपको यहाँ दिख रही है, इंपॉर्टेंट जनजाति। लेकिन अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिम से कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा। 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया। तो मतलब इनको ऐसा नहीं है, भले ये शक्तिशाली हो गए थे लेकिन इनको दक्षिण पश्चिम से कई इन पर आक्रमण हुए। तो मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने क्या है, इन पर आक्रमण किया। बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों की पराजय हुई, हार गए। लेकिन उस क्षेत्र पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज़्यादा समय तक नहीं बना रहा। ठीक है, ज़्यादा दूर के क्षेत्र पर उस वक्त प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं बन पाता था, क्योंकि देखिए ट्रैवल करने की इतनी फास्ट कोई व्यवस्था नहीं होती थी, जगह देखने की। अहोम राज बेगार पर निर्भर था। राज्य के जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाए। ठीक है, या आप पाइक विद्रोह ये सब आप देखेंगे आगे। ठीक है, कई चीज़ें आएंगी। तो मतलब यहाँ से आप देख सकते हैं कि वो कौन थे। अहोम राज्य जो है वो बेगार, बेगार मतलब बिना पैसे दिए जब काम कराते हैं। तो राज्य के जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे। ठीक है, पाइक। अहोम राज्य में एक जनगणना की गई थी। प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे। ठीक है, तो उनको जो लोग मतलब जिनसे जबरन काम लिया होता था वो भेजने होते थे हर जगह से, हर गांव को। इसके लिए एक जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को स्थानांतरित किया गया था। इस प्रकार अहोम कुल टूट गए। 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध पूरा होते होते प्रशासन खासा केंद्रीकृत हो चुका था। आगे क्या है, अहोम कुल जो थे वो टूट गए। लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। दूसरे समय वे बांध, सिंचाई व्यवस्था इत्यादि के निर्माण या अन्य सार्वजनिक कार्यों में जुटे होते थे। अहोम लोग चावल की खेती के नए तरीके भी अमल में लाए। तो देखिए, जो मतलब वयस्क पुरुष थे वो युद्ध में भाग लेते थे और वो अपना बाकी काम सिंचाई वगैरह के निर्माण या अन्य कार्यों में काम करते थे। इन्होंने चावल की खेती के नए तरीके भी अपनाए। अहोम समाज कुलों में विभाजित था जिन्हें खेल कहा जाता था। तो अहोम समाज था वो कुलों में बटा था जिन्हें कहते थे खेल। वहाँ दस्तकारों की बहुत कम जातियाँ थीं, इसलिए अहोम क्षेत्र में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्रों से आए थे। जो दस्तकार थे वो वहाँ कम थे, तो वो पास के क्षेत्रों से आए थे। एक खेल के नियंत्रण में प्राय कई गांव होते थे। जो जो अहोम समाज था वो कुलों में बटा था। ठीक है, जिन्हें खेल कहते थे, और एक खेल के नियंत्रण में प्राय कई गांव आते थे। किसान को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं ले सकता था। किसान को क्या है, जो ग्राम समुदाय होता था वो जमीन देता था। शुरुआत में अहोम लोग अपने जनजातीय देवताओं की उपासना करते थे, लेकिन 17वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई। पहले ये अपने जो उनके जनजातीय देवता होते हैं उनकी पूजा करते थे। बाद में क्या है, ब्राह्मणों के प्रभाव से वो चेंज हुआ गया। मंदिरों और ब्राह्मणों को राजा के द्वारा भूमि अनुदान में दी गई।
जो जो मंदिर थे और जो ब्राह्मण थे उनको क्या है भूमि दान दी गई राजा के द्वारा। शिव सिंह जो थे 1714 और 44 के काल में हिंदू धर्म वहाँ का प्रधान धर्म बन गया आगे जाके। लेकिन अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक आस्थाओं को पूरी तरह से नहीं छोड़ा था। मतलब उनने हिंदू धर्म को अपनाया लेकिन अपनी जो उनकी पारंपरिक आस्थाएं थी उनको नहीं छोड़ा। ठीक है, अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। कवियों विद्वानों को अनुदान में जमीन दी गई थी। मतलब नाट्य कर्म को प्रोत्साहन किया गया था। मतलब कला संस्कृति को भी यहाँ बहुत महत्व दिया गया। संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया। जो संस्कृत की इम्पोर्टेंट कृतियाँ थी उनका स्थानीय भाषा में उन्हें बदला गया। बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में और फिर असमी में लिखा गया। तो बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृति थी उसको पहले अहोम भाषा में फिर असमी में लिखा गया। निष्कर्ष क्या है, जिस युग की हम चर्चा करते आए हैं उस युग के दौरान उपमहाद्वीप में काफ़ी सामाजिक परिवर्तन हुए। मतलब चेंजेस कैसे हुए ये देखा हमने इसमें। वर्ण आधारित समाज और जनजाति लोग एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में आते रहे। एक तो वर्ण आधारित समाज था जो वर्ण में बटा था और जनजाति लोग वो एक दूसरे के संपर्क में आते रहे। इस आदान प्रदान ने दोनों तरह के समाजों में अनुकूल और बदलाव की प्रक्रिया चलाई। तो इनमें बदलाव आया। बहुत सी विभिन्न प्रकार की जनजातियाँ थी, उन्होंने विभिन्न प्रकार की जीविकाएं अपनाई। ठीक है, अलग अलग घूमने वाली, ठीक है, अलग अलग तरीके की जनजातियाँ थी, उन्होंने उनकी जीविका अलग अलग थी। कुछ पशु पालते थे। कालांतर में उन्होंने उनमें से कई जाति आधारित समाज में शामिल हो गई। तो उनमें से जो बाद में जो कई जनजातियाँ थी वो क्या है जो जाति आधारित समाज था उसमें शामिल हो गई। लेकिन कईयों ने जाति व्यवस्था और सनातनी हिंदू धर्म दोनों को ही नकार दिया। लेकिन कुछ जनजातियों ने इस व्यवस्था को पसंद नहीं किया। कुछ जनजातियों ने सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाले विस्तृत राज्यों की स्थापना की। ठीक है, कुछ जो जनजातियाँ थी उन्होंने एक मतलब व्यवस्थित राज्य की स्थापना की। इस तरह वे राजनीतिक रूप से ताकतवर हो गए। ठीक है, इसमें उन्हें बृहत्तर और अधिक जटिल राज्यों साम्राज्यों के साथ संघर्ष की स्थिति में ला खड़ा किया। तो आगे जाके उनकी फिर लड़ाइयाँ भी हुई जो मैंने आपको अभी पढ़ाई थी। अब देखिए अन्यत्र मंगोल थे। अपने एटलस में मंगोलिया ढूंढिए। ठीक है, चाइना और रशिया के बीच में मंगोलिया, सैंडविच स्ट्रेट है। इतिहास में सबसे प्रसिद्ध पशुचारी और शिकारी संग्राहक जनजाति मंगोल थी। वे मध्य एशिया के घास के मैदानों जो स्टेपीज थे और थोड़ा उत्तर की ओर के वन प्रांतों से आए हुए थे। 1206 में चंगेज खान ने मंगोल और तुर्की जनजातियों में एकता पैदा करके उन्हें एक शक्तिशाली सैन्य बल में बदल दिया। अपनी मृत्यु के समय वह एक सुविस्तृत प्रदेश का शासक था। चंगेज खान अपने उत्तराधिकारियों ने एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया। उसके जो उत्तराधिकार थे उन्होंने एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया। अलग अलग समय में इनके अंतर्गत रूस, पूर्वी यूरोप, चीन तथा मध्य पूर्व का खासा बड़ा हिस्सा शामिल था। मंगोलों के पास सुसंगठित सैन्य और प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी। वे विभिन्न जातियों और धार्मिक समूह के समर्थन पर आधारित थे। ठीक है, मंगोल के बारे में हमने जाना। तो यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। आगे का हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।